ये है, इसलिए लिखवा रही हूँ आप लोगों को। देखो भाई, चैप्टर का नाम तो सबको ऑब्वियसली पता ही है कि चैप्टर का नाम क्या है हमारे पास। एनाटॉमी का मतलब होता है इंटरनल स्ट्रक्चर, है ना। इंटरनल स्ट्रक्चर में हम किसके बारे में पढ़ते हैं? टिश्यूज के बारे में पढ़ते हैं। अब एक चीज आपने देखा है कि टिश्यूज के बारे में, जब हमने यहाँ पे टिश्यूज देखे थे तो क्या था जनरली आपका, दो टाइप के टिश्यूज थे। कौन कौन से? परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज एंड परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यूज। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज कौन से टिश्यूज थे जो कॉन्टिन्यूसली, स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को? स्क्रीन विजिबल है? यस मैम। ओके, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते जो हमेशा डिवाइड करते हैं, और परमानेंट टिश्यूज होते जो डिवाइड नहीं करते, डू नॉट डिवाइड। ठीक है। मेरिस्टेमेटिक से अगर मेरे को किसी टिश्यू को परमानेंट बनाना है तो मेरे को क्या कराना पड़ता है वहां पे? डिफरेंशिएशन कराना पड़ता है। वेरी गुड। और मेरे को वापस परमानेंट से मेरिस्टेमेटिक बनवाना है तो डिफरेंशिएशन, और फिर वापस से परमानेंट बनवाना है तो रीडिफरेंशिएशन। तीनों प्रोसेस सबको क्लियर है हमारे यहाँ पे। अब इसके बाद जैसे कि आप लोग ने स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन वाला चैप्टर पढ़ा है, उसमें एक चीज आप देखते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर टोटल कितने टाइप के टिश्यूज होते हैं? 4 टाइप के टिश्यूज। कौन कौन से टिश्यूज? एपिडर्मल, फिर एंडोथेलियम और एंडोथेलियम कहाँ होता है? एपिडर्मल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू और न्यूरल टिश्यू एंड मस्कुलर टिश्यू। यही जो है ना। ऐसे ही प्लांट के अंदर बात करते हैं कि भाई प्लांट्स के अंदर ये 2 टाइप के टिश्यूज थे, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट। तो जैसे हमारी बॉडी के अंदर सिस्टम बन जाता है ना, एक हमारे पास जैसे हमारा एक न्यूरल सिस्टम बना देता है नर्वस टिश्यू मिलके, मस्कुलर सिस्टम बना देता है मसल्स मिलके, करता नहीं? ऐसे यहाँ पे सिस्टम बन जाता है। यहाँ पे 3 सिस्टम होता है। एक होता है आपका एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, फिर ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, एंड देन वस्कुलर टिश्यू सिस्टम। वेस्क्युलर टिश्यू सिस्टम। जैसे हम लोग पढ़ते हैं हमारी बॉडी के अंदर सबसे आउटर जो कवरिंग होती है उसको कौन बनाता है? एपिडर्मिस बनाता है। यहाँ पे जो प्लांट की आउटर कवरिंग है पूरी की पूरी, किसी भी टिश्यू की जो कवरिंग है, या उसकी बाहर वाली जो लेयर है वो किससे बनी होगी? एपिडर्मिस से बनी होगी। ठीक है। तो इसके अंदर तो सारे के सारे क्या आ जाएंगे आपके? एपिडर्मल सेल्स आ जाएंगे। ग्राउंड टिश्यू को भी छोड़ दो, वेस्कुलर टिश्यू के अंदर आ जाएंगे आपके जाइलम एंड फ्लोएम। तो पूरी एनाटॉमी, जब भी आप एनाटॉमी देखोगे टिश्यू की, उसके अंदर एपिडर्मल सेल और जाइलम फ्लोएम को छोड़ के जितना भी पार्ट बचेगा वो सारा का सारा किस में आ जाता है? ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। ऑल द टिश्यूज एक्सेप्ट एपिडर्मल एंड वेस्कुलर टिश्यू कम्स इनटू द कैटेगरी ऑफ ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। सॉर्टेड है यहाँ तक? यस मैम। ओके, चलो आगे चलते हैं। ये साइड अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा सबसे पहला पढ़ना। किससे स्टार्ट करेंगे? विल स्टार्ट विद एपिडर्मल आपकी आवाज नहीं आ रही। टिश्यू सिस्टम से पढ़ना हम स्टार्ट करेंगे। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम से ये बोल रही हूँ। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, आवाज आ रही है ना? ये नहीं आ रही है? यस मैम, अब आ रही है। आ रही है ना? देखो, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के अंदर बच्चों 3 चीजें आएंगी। बहुत ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। ऐसा पार्ट है आपका कि जिसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, घुमा फिरा के क्वेश्चन आने के चांसेस बिल्कुल नहीं रहते हैं। तो इसीलिए हम लोग इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आएंगे हमारे पास एपिडर्मल सेल्स, फिर आएगा आपके पास एपिडर्मल स्ट्रक्चर,
फिर आएगा आपके पास एपिडर्मल अपेंडेजेस। देखो जितनी भी है आपकी एपिडर्मल सेल्स है, सारी की सारी एपिडर्मल सेल्स क्या होती है? ऑल एपिडर्मल सेल्स आर मेड अप ऑफ पैरेनकाइमा, सो दे आर पैरेनकाइमेटस सेल्स। या फिर जब हम पैरेनकाइमेटस सेल पैरेनकाइमा के बारे में पढ़ते हैं तो वहां पे हम एक टर्म लिखते हैं कि पैरेनकाइमा जो होता है वो मोस्ट अबंडेंट टिश्यू होता है। तो भाई कहीं पे भी बात कर लो, सबसे ज्यादा जगह पे क्या पाया जाएगा? यही पैरेनकाइमा पाया जाएगा। तो ये आपकी पैरेनकाइमेटस सेल्स होती है। अब बात करते हैं हम हमारे एपिडर्मल स्ट्रक्चर की। एपिडर्मल स्ट्रक्चर में आता है आपका क्या? स्टोमेटा और अपेंडेजेस। एपिडर्मिस के ऊपर क्या अपेंडेजेस होता है? या तो स्टेम हेयर होंगे या फिर रूट हेयर्स होंगे, यही तो आएगा ना अपेंडेजेस के अंदर। Yes, ma'am. Trichomes. स्टेम हेयर्स आर आल्सो नोन एज ट्राइकोम्स। Okay, ma'am. स्टेम हेयर्स को ही हम ट्राइकोम्स बोलते हैं। क्लियर है सबको यहाँ तक? Yes, ma'am. लिख रहे हो ना सबके सब? टिश्यू वाला बता दीजिए दोबारा। कौन से वाला बेटा? मैम एपिडर्मल टिश्यू समझाए ना आप, वो समझा दीजिए, मेरा नेटवर्क चला गया था। बेटा मैंने बताया कि एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम होता है वो टिश्यू सिस्टम जिसमें आउटर कवरिंग में कौन कौन से टिश्यूज प्रेजेंट है। तो आउटर कवरिंग में जो टिश्यू प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं एपिडर्मल टिश्यू। एपिडर्मल टिश्यू के अंदर तीन चीजें पाई जाएंगी, एपिडर्मल सेल, एपिडर्मल स्ट्रक्चर और अपेंडेजेस। अब सेल्स पाए जाएंगे, वो सेल्स किससे बनी होंगी? पैरेनकाइमा से बनी होंगी सारी की सारी। सरफेस पे ही हमारा सरफेस पे ही हमारा स्टोमेटा होता है और सरफेस के ऊपर ही हमारे स्टेम हेयर्स और रूट हेयर्स पाए जाते हैं। यस मैम, थैंक यू मैम। बस इतना पता है, ठीक है। अब स्टार्ट करो थोड़ा सा स्टोमेटा के बारे में लिखना। स्टोमेटा के बारे में पढ़ा तो सभी ने ना? यस Yes. मैम। स्ट्रक्चर बना। These are the guard cells. सेंटर में है हमारे पास, दिस इज योर स्टोमेटल कोर। और ये है हमारे पास, these are the गार्ड सेल। गार्ड सेल की जो इनर लेयर होती है ना, ये वाली लेयर, ये थिक होती है, तो लिखो इट हैज थिक इनर वॉल। और ये आउटर वाली थिन होती है। किसकी वॉल से? ये गार्ड सेल्स की। गार्ड सेल ही क्या करता है? ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग को रेगुलेट करता है। अभी गार्ड सेल के अंदर मैंने लाइंस ड्रॉ करा, दीज आर द रेडियली अरेंज्ड सेल्यूलोज फाइब्रिल्स। रेडियली अरेंज सेल्यूलोज फाइब्रिल से प्रेजेंट होता है। और बाहर की साइड क्या है इसके पास? ये सब्सिडियरी सब्सिडरी सेल्स। और जो हमारी गार्ड सेल होती है उसके पास स्टोमेटा होता है ना? सॉरी स्टोमेटा नहीं, अरे यस मैम क्यों बोल रहे भाई? क्लोरोब्लास्ट। मैम क्लोरोप्लास्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर मैं आपसे पूछूं भाई, जो गार्ड सेल है इसकी जो शेप होती है डाइकोट और मोनोकोट दोनों के अंदर अलग अलग होती है। यस मैम। तो भाई हमारे पास जरा बता दो डाइकोट के अंदर कैसी होती है और मोनोकोट के अंदर कैसी होती है?
मैम डाइकॉट में बीन शेप होती है, मोनोकॉट में डबल बंडल, वो डम सेल की तरह। याद रखना, डाइकोट में होती है B4 बीन शेप, बीन शेप, और M4 मोनोकोट, D4 डबल डबल। डम्बल शेप। याद रहता है सबको, या फिर सिंपल सी ट्रिक है इसको याद रखने की कि भाई मोनोकोट वाले प्लांट्स क्या होते हैं, छोटे प्लांट्स होते हैं, डाइकोट वाले बड़े प्लांट होते हैं। तो जो छोटा होता है, जो जीरो फिगर है, उसी को तो जरूरत है ना थोड़ा सा जिम जाके डंबल्स उठाने की। यस मैम। तो इसीलिए इसी को डंबल्स हम दे देते हैं मोनोकोट वालों को कि भाई तुम डंबल शेप गार्ड सेल्स रख लो। या फिर इसके बाद ये तो हमारा हुआ क्या, एपिडर्मल स्ट्रक्चर ना। यस मैम। अब अपेंडेजेस पे आ जाओ, अपेंडेजेस लिखो थर्ड। हमारे पास अपेंडेजेस क्या होता है, अगर रूट्स की बात करेंगे तो होंगे रूट हेयर्स, और स्टेम की बात करेंगे तो स्टेम हेयर्स, स्टेम हेयर्स, या फिर वी कैन कॉल देम ट्राइकोन्स। ट्राइकॉन्स। वेरी गुड। अब जरा लिखो इसके बारे में। जो हमारे पास रूट हेयर्स होता है, तो हमेशा याद रखना सारे रूट हेयर्स यूनिसेलुलर होते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आएगा ही आएगा यहाँ से। और जितने भी स्टेम हेयर्स होते हैं वो सबके सब मल्टी सेलुलर होते हैं। रूट हेयर जो होते हैं वो आपके अनब्रांच्ड होते हैं, और इनके अंदर ब्रांचिंग देखी जाती है, ये आपके ब्रांच होता है। एंड इनके लिए, स्टेम हेयर के लिए एक स्पेशल कैरेक्टर, उसको अलग से नोट डाउन करके लिख लेना। इनका स्पेशल कैरेक्टर होता है कि जो स्टेम हेयर होता है उनके बाहर एक थिक वैक्सी कवरिंग होती है, जो कि क्या करती है, प्रिवेंट कराती है वाटर लॉस, ट्रांसपायरेशन को प्रिवेंट कराने में हेल्प करेगी। तो वी कैन डायरेक्टली से कि जो स्टेम्स होता है वाटर लॉस को प्रिवेंट करता है, यस मैम। बोल सकता है ना, यस मैम। प्रिवेंट वाटर लॉस, ये होता है। एंड इस थिक वैक्सी कवरिंग को बोलते हैं क्यूटिकल। क्या क्यूटिकल रूट्स के अंदर होगी? नो मैम। नो मैम। नहीं होगी, क्योंकि भाई अगर रूट्स के अंदर होगी तो रूट्स वाटर एब्जॉर्ब कैसे करेंगी? ये क्यूटिकल क्या करती है, जो लेयर होती है उसको वाटर इम्पर्मिएबल बना देते हैं, वाटर को बाहर नहीं जाने देते। अब जब बाहर नहीं जाने दे रही है, अंदर ही क्यों आने देगी फिर? तो इसलिए रूट्स के पास कभी भी क्यूटिकल नहीं पाया जाएगा ना। नो मैम। सिर्फ इतना हम लोगों को याद रखना है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के बारे में। अब जरा हम देख लेते हैं हमारी एनसीईआरटी क्या लिखती है इसके बारे में। स्क्रीन शेयर एनसीईआरटी बुक दिखा रही हो ना बच्ची, देखो जरा अब एनसीईआरटी ने क्या लिखा है। हम लोग ये टिश्यू सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं। टिश्यू सिस्टम में आप लोग सबसे पहले हमने पढ़ा एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। एपिडर्मल टिश्यू की सिस्टम क्या बनाता है, आउटर मोस्ट कवरिंग बनाता है पूरी प्लांट बॉडी की। इसके अंदर क्या क्या होता है, एपिडर्मल सेल्स होती है जो किसकी बनी होती है, पैरेन्काइमा की, स्टोमेटा होता है, और एपिडर्मल अपेंडेजेस होता है। अपेंडेजेस में ट्राइकॉम्स मतलब स्टेम हेयर या फिर रूट हेयर। एपिडर्मिस जो होता है आउटर मोस्ट लेयर है हर एक प्लांट बॉडी की। ये कैसी होता है, इलोंगेटेड कॉम्पैक्टली अरेंज पैरेन्काइमेटस सेल्स इसके अंदर अरेंज होंगी या फिर पाई जाएंगी। ठीक है। फिर एपिडर्मिस जो होता है वो यूजुअली कैसा होता है, सिंगल लेयर होता है। ये पैरेन्काइमेटस सेल्स होता है जिसके अंदर स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म होगा, सेल वॉल होगी और लार्ज सेंट्रोल वैक्यूल पाया जाएगा। आउटसाइड ऑफ द एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के जो बाहर की साइड है क्यूटिकल पाया जाएगा जो क्या करेगा, वाटर लॉस को प्रिवेंट करेगा। क्यूटिकल रूट्स के अंदर एब्सेंट होता है। स्टोमेटा कहाँ पाए जाते हैं, लीव्स के एपिडर्मिस पे पाए जाएंगे। और क्यूटिकल कहाँ पे पाया जाएगा, एपिडर्मिस ऑफ स्टेम, स्टेम के एपिडर्मिस पे पाया जाएगा। स्टोमेटा क्या करते हैं आपका, रेगुलेट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपायरेशन या फिर गैसियस एक्सचेंज। ट्रांसपायरेशन मतलब
लॉस ऑफ वाटर इन गैसियस फॉर्म, Yes, ma'am. गैसियस फॉर्म। हर एक जो स्टोमेटा होता है उसके अंदर दो बीन शेप सेल्स होती हैं जिसको हम बोलते हैं गार्ड सेल्स, और उसी के बीच में क्या होता है, स्टोमेटल पोर होता है। अगर हम बात करें ग्रासेस, ग्रासेस मतलब Cotyledons. मोनोकॉट्स, इनकी जो गार्ड सेल होती है वो कैसी होती है, डम्बल शेप होते हैं, डबल डम्बल नहीं, सिर्फ डम्बल। ठीक है। जो आउटर वॉल होती है गार्ड सेल की वो थिन होती है और इनर वाली थिक थी, ये भी लिखवा देता है डायग्राम में। गार्ड सेल के पास क्लोरोप्लास्ट भी होता है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग को रेगुलेट करते हैं हमारे गार्ड सेल। कुछ एपिडर्मल सेल्स इन द विसिनिटी ऑफ गार्ड सेल्स बिकम स्पेशलाइज इन देयर सेल। विसिनिटी का मतलब होता है आसपास का एरिया, गार्ड सेल के आसपास की कुछ एपिडर्मल सेल स्पेशलाइज हो गई अपनी शेप में और साइज में, और उन्होंने क्या बना लिया, आसपास वाली सब्सिडरी सेल्स बना लिया। जो स्टोमेटल अपर्चर है, गार्ड सेल है और उसकी सराउंडिंग सब्सिडरी सेल है, इन तीनों चीजों को मिला के हम स्टोमेटल एपरेटस बोलेंगे। स्टोमेटल एपरेटस का मतलब स्टोमेटल अपर्चर, गार्ड सेल और उसके आसपास सब्सिडरी सेल। क्लियर है यहाँ तक सबको? Yes, ma'am. एवरीवन, चलो ये हमें डायग्राम दे रखे हैं, आपको नीट में सेम डायग्राम दे के भी पूछ लिया जा सकता है कि भाई कौन से डायग्राम मोनोकोट का है, कौन सा डाइकोट का है। पहचान लोगे, डंबल्स की शेप दिख रही है बी वाले डायग्राम में, Yes, ma'am. डायरेक्ट वाले डायग्राम में ऐसे कोई डंबल्स नहीं दिख रहा है। आगे लाइन पढ़ो, जो हमारा एपिडर्मिस होता है उसके ऊपर बहुत सारे हेयर्स पाया जाता है। रूट हेयर्स कैसे होता है, यूनिसेलुलर होता है, वाटर एब्जॉर्प्शन और मिनरल्स में हेल्प करता है, और जबकि एपिडर्मिस स्टेम के जो एपिडर्मल हेयर्स होता है वो ट्राइकॉन्स शूट सिस्टम में पाए जाएंगे। यूजुअली मल्टीसेलुलर होता है, ब्रांच भी हो सकता है, अनब्रांच भी हो सकता है, सॉफ्ट और स्टिफ भी हो सकते हैं ये आपके। ये सिक्रीटरी भी हो सकता है, मतलब अपने अंदर से कुछ ना कुछ हेल्प, सिक्रीशन में भी हेल्प करेंगे। प्रिवेंट वाटर लॉस को प्रिवेंट करते हैं ड्यू टू ट्रांसपायरेशन, ट्रांसपायरेशन के टाइम पे होने वाले वाटर लॉस को ये प्रिवेंट करेंगे। क्लियर यहाँ तक सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. चलो आ जाओ वापस अपने नोट्स पे। तो हमारा यहाँ तक, एक और चीज देख लो, यहाँ तक हम लोगों ने एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम पढ़ लिया। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में क्या लिखता है, मैंने आपको क्या बताया था भाई, एपिडर्मिस और वेस्कुलर टिश्यू दोनों को छोड़ के जितना भी पार्ट बचेगा सारा का सारा किस में आएगा, ग्राउंड के अंदर आएगा। ऑल टिश्यू एक्सेप्ट एपिडर्मिस एंड वेस्कुलर बंडल क्या बनाएगा, ग्राउंड टिश्यू। ग्राउंड टिश्यू के बारे में अच्छे से लिखेंगे हम लोग, जितने भी सिंपल टिश्यू है, पैरेन्काइमा, कोलोनकाइमा, स्क्लेरोमा, सब इसी के अंदर आएंगे। पेरिसाइकिल, पिथ, मेडुलरी रेस, सब कुछ इसी में आएगा। ठीक है। फिर यहाँ से वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम स्टार्ट होता है, ये वाला पार्ट। इसको मैं लिखवा देती हूँ आप लोगों को शॉर्ट शॉर्ट करके। चलो भाई लिखना स्टार्ट करो वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम के बारे में। जितना उन्होंने इतना बड़ा सा पैराग्राफ बना के दे रखा है ना, उसको सब शॉर्ट में लिखा रही हूँ। हेडिंग डालो वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। तो वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम के अंदर बच्चों दो टाइप के अरेंजमेंट्स आते हैं। पहला अरेंजमेंट होता है आपका रेडियल अरेंजमेंट, फिर पढ़ेंगे हम आपका कॉन्जॉइंट। रेडियल से टर्म याद आ रहा है, रेडियस समथिंग कुछ करके, रेडियल से रेडियस याद आ रहा है। तो देखो भाई ध्यान से समझना, वेस्कुलर टिश्यू, वेस्कुलर टिश्यू में याद रहेगा ना, जाइलम और फ्लोएम की बात कर रहा है। Yes, ma'am. तो यहाँ पे क्या बोलते हैं कि भाई जो आपके जाइलम और फ्लोएम है ना, दोनों के दोनों अलग अलग रेडियस पे प्रेजेंट है, ऐसे ऐसे प्रेजेंट है। लेकिन कॉन्जॉइंट में क्या है, ये सेम रेडियस पे प्रेजेंट है, मतलब आपस में जॉइंट है। जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम ऐसे प्रेजेंट है। याद रह जाएगा, रेडियल का मतलब अलग अलग रेडियस पे, कॉन्जॉइंट का मतलब आपस में जॉइंट है, जुड़े हुए हैं। Okay, ma'am. Yes, ma'am.
चलो फिर मैम अब कॉन्जॉइंट टू टाइप का होता है ना? क्या बेटा? मैम कॉन्जॉइंट तो टू टाइप्स के होते हैं ना? हाँ, कॉन्जॉइंट भी आगे 2 टाइप के है, वो भी बताऊंगी। जो रेडियल अरेंजमेंट होता है वो आपका आर से रेडियल, आर से रूट्स, रूट्स के अंदर पाया जाएगा। कॉन्जॉइंट वाला जो होता है ये आपका स्टेम में भी पाया जा सकता है, एज वेल एज लीव्स। लीफ में भी पाया जा सकता है। स्टेम और लीफ दोनों के अंदर पाया जाएगा। अब इसके अंदर भी 2 आएंगे कॉन्जॉइंट में। एक होगा आपका कॉन्जॉइंट ओपन, एक होगा आपका कॉन्जॉइंट क्लोज। अब ओपन और क्लोज से ना आप इसको ऐसे याद रखना, ओपन का मतलब है विच इज ओपन फॉर सेकेंडरी ग्रोथ, जो सेकेंडरी ग्रोथ करने के लिए ओपन है। तो सेकेंडरी ग्रोथ क्यों होती है किसी के अंदर? देखो कॉन्जॉइंट है तो कॉन्जॉइंट में हमेशा याद रखना सेंटर की साइड जाइलम होगा, पेरीफेरी की साइड फ्लोएम होगा। तो इसमें क्या होता है, कॉन्जॉइंट में आपका जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम रिंग प्रेजेंट होती है। अब यही कैम्बियम रिंग, इसको बोलते हैं हम आपका वेस्क्यूलर कैम्बियम, बिकॉज ये किसके बीच में प्रेजेंट है? वेस्कुलर टिश्यूज के बीच में प्रेजेंट है, इसलिए इसको वेस्कुलर कैम्बियम बोल रहे हैं। ये क्या कराएगी? जाइलम और फ्लोएम, क्या दीज आर द परमानेंट टिश्यूज ना? यस मैम। अब इन परमानेंट टिश्यूज के अंदर डी डिफरेंशिएशन कराएगी ये वेस्कुलर कैम्बियम, रिस्पॉन्सिबल होता है डी डिफरेंस। डिफरेंशिएशन। अब आप खुद बताओ, जब जाइलम और फ्लोएम का डी डिफरेंशिएशन होगा तो क्या हो जाएगा? परमानेंट से फंक्शनल। परमानेंट से फंक्शनल मतलब डिवाइड करना शुरू कर देंगे ना ये। मैम तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास? न्यू जाइलम और फ्लोएम बनने शुरू हो जाएंगे, यस मैम। जिसको हम आगे जाके सेकेंडरी भी बोलेंगे कि भाई सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी फ्लोएम बनने स्टार्ट हो रहे हैं। यस मैम। ये बनने स्टार्ट होंगे, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको बोल देते हैं ओपन। और आप खुद बताओ, दिस इज नॉन एज सेकेंडरी ग्रोथ ना? यस मैम। और सेकेंडरी ग्रोथ सिर्फ और सिर्फ किसके अंदर पाई जाती है? डाइकोट्स में। तो ओपन कॉन्जॉइंट सिर्फ और सिर्फ डाइकोट स्टेम में पाए जाएंगे, रूट में तो पाए नहीं जाएंगे, बिकॉज रूट के अंदर तो कॉन्जॉइंट होता ही नहीं है। और जब कॉन्जॉइंट ही नहीं है तो फिर भाई वहां पे सेकेंडरी ग्रोथ कैसे पाई जा सकती है? यस मैम। है ना? अब आ जाओ जरा एक बार क्लोज वाले में। क्लोज का मतलब जो कि क्या है? क्लोज है, क्लोज फॉर सेकेंडरी ग्रोथ, नो सेकेंडरी ग्रोथ, बिकॉज नो वेस्कुलर कैम्बियम, कोई वेस्कुलर कैम्बियम नहीं है। इसका एग्जाम्पल मोनोकॉट्स में होता है। मोनोकॉट्स के अंदर ये पाया जाएगा। मोनोकॉट्स में भी, लीफ के अंदर भी और स्टेम के अंदर भी, दोनों में। अब एक चीज बताओ, क्या डाइकोट लीफ है? कि डाइकोट लीफ भी बहुत बड़े बड़े साइज की दिखाई देती है? यस मैम। यस या नो? अभी प्लांट ग्रोथ वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं 12th वाले बच्चे, वहां पे एक चीज हमने पढ़ा है कि भाई जो ग्रोथ होती है वो लिमिटेड ऑर्गन्स में ही रेस्ट्रिक्टेड होती है यस मैम। हाँ लिमिटेड होते ना? हैं। तो इसका क्यों है वो रिस्ट्रिक्टेड? क्योंकि आप खुद देखो भाई, रूट्स के अंदर इतनी ज्यादा ग्रोथ नहीं होती जितनी ज्यादा स्टेम के अंदर होती है, क्योंकि रूट्स के अंदर वेस्कुलर कैम्बियम ही नहीं है। यस मैम। नहीं है ना वेस्कुलर कैम्बियम। एज वेल एज लीफ के अंदर इतनी ग्रोथ नहीं देखते, जितने बड़े बड़े साइज के स्टेम होते हैं, बड़े बड़े साइज के हमारे पास लीफ नहीं होती। बिकॉज क्यों? क्योंकि उसके पास वेस्कुलर कैम्बियम नहीं। रीजन समझ में आ रहा है? दोनों चैप्टर रिलेट हो रहे हैं ना? यस मैम। बागी लोग जो शांत बैठे हैं, यस मैम। चलो फिर अगर समझ आ मैम रहा जो है। आपने अभी ग्रोथ का बताया वो मुझे समझ नहीं आया। देखो अनीशा, मैंने ये बताया भाई, ग्रोथ का मतलब होता है, एक होता है छोटे साइज का, जैसे घास फूस, एक तो पार्क में अगर छोटी छोटी घास है, ठीक है। एक बड़ा सा ट्री है, मैंगो ट्री, तो उस ग्रास में और मैंगो ट्री में आखिर क्या डिफरेंस है कि भाई जो ग्रास है तो छोटी सी रह जाती है और मैंगो ट्री इतने Yes, बड़े ma'am. साइज में बढ़ जाता है? क्योंकि ग्रास क्या है? मोनोकोट प्लांट है, और जो मैंगो ट्री है वो डाइकोट प्लांट है ना? यस मैम।
तो मोनोकोट के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ नहीं पाई जाती, इसलिए मोनोकोट वालों का साइज बहुत ज्यादा नहीं बढ़ता। अब साइज भाई कैसे बढ़ेगा? साइज तो इसी तब बढ़ेगा ना जब नई नई सेल्स बनेंगी, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होंगी, है ना। और नंबर Yes. ऑफ सेल्स कब इंक्रीज होंगी? जब हमारी बॉडी के अंदर ऐसी सेल्स होंगी जो डिवाइड होती जा रही है कॉन्टिन्यूसली। अब हमारे मोनोकोट्स के अंदर तो ऐसी होती ही नहीं है। मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यूज है वो एक टाइम के बाद आके परमानेंट हो जाते हैं, उनको वापस से मेरिस्टेम बनाने के लिए कोई है ही नहीं। लेकिन डाइकोट के अंदर ये कैम्बियम प्रेजेंट होता है। ये कैम्बियम जितने भी परमानेंट टिश्यूज है उनके अंदर डी डिफरेंशिएशन करा करा के उनसे नए नए सेल्स बनवा लेगा और बहुत बड़े साइज का हो जाएगा। यस मैम। ये है यहाँ पे, आया समझ में ग्रोथ वाला? आपने फिर मोनोकोट्स के नीचे लीफ और स्टेम लिखा है। स्टेम की तो हाइट ज्यादा बढ़ती रहती है ना, ग्रोथ होती रहती है। लेकिन मोनोकोट स्टेम की नहीं बढ़ेगी ना, डाइकोट स्टेम की बढ़ेगी। ये मैंने यहाँ पे डाइकोट लिखा है ना, दिस इज फॉर डाइकोट स्टेम। यस डाइकोट स्टेम की तो बढ़ेगी, मोनोकोट स्टेम की नहीं बढ़ेगी। और लीफ चाहे मोनोकोट हो या डाइकोट हो, लीफ देखिए कभी इतनी बड़े बड़े साइज के ट्रीज होते हैं, इतनी बड़ी बड़ी लीफ भी पाई जा रही है हमें। नो मैम। No, no, no. क्यों? क्योंकि उनके अंदर कैम्बियम नहीं होता। लेट्स सपोज उनके अंदर कैम्बियम होता तो भाई वो भी बहुत बड़े बड़े साइज की हो जाती, क्योंकि उनके अंदर भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आ जाते। यस मैम, समझ आ गया। आ गया सबको समझ? Yes, ma'am. यस। तो इतना ही था वेस्कुलर टिश्यू के बारे में। ये वाला पार्ट आप एनसीईआरटी से खुद से पढ़ लोगे, समझ आ जाएगा। जो उन्होंने वो इतना बड़ा सा पैराग्राफ बना के लिया ना, मैंने आपको टेबल फॉर्म में लिखवा दिया है, ठीक है। Yes, ma'am. अब आ जाओ ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के बारे में। नेक्स्ट हेडिंग डालो। एनसीईआरटी के पास पास में लिख रहे हो ये चीजें, अलग से नोट्स बना रहे हो? मैम अभी अलग मैम, से। अलग से। जो 12th वाले बच्चे है ना, उनको प्लांट ग्रोथ वाला चैप्टर और अच्छे से समझ में लाने लगेगा, बिकॉज एनाटॉमी वाले चैप्टर की अच्छी अच्छी चीजें हम पढ़ लेंगे आज। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम क्या होता है? ग्राउंड टिश्यू सिस्टम एक्सेप्ट एपिडर्मिक और वस्कुलर। एपिडर्मिक एंड वेस्कुलर सिस्टम। एपिडर्मिक और वेस्कुलर सिस्टम को छोड़ के जितना भी पार्ट बच जाता है वो सारा का सारा आता है किसके अंडर? हमारा ग्राउंड टिश्यू के। ग्राउंड टिश्यू के अंदर। वेरी गुड। अब इसके अंदर एक टेबल बना लो, टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। पेन की वाली थिकनेस सही है क्या? जिससे मैंने लाइन ड्रॉ करी, या ऊपर वाली सही है? मैम ऊपर वाली से ऊपर वाली। और थोड़ा नया सॉफ्टवेयर ट्राई कर रही हूँ मैं लिखने का। वो ओपन बोर्ड में ना जिससे हम स्लाइड्स लिखते हैं ना, ये वाला जिसमें वो पीडीएफ में शेयर करते हैं, उसमें मैंने एक चीज देखा है कि जब मैं आपको शेयर करती हूँ ना वो, तो व्हाइट में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर व्हाइट में वो इंकिंग का कलर से समझ नहीं आती बच्चों को चीजें। Yes, ma'am. कॉर्टेक्स, पेरिसाइकिल, एंड मेड्यूलरी। मेडुलरी रेस। अब जो आपका कॉर्टेक्स है, अगर हम बात करेंगे आपके स्टेम की, अब पूछो कौन से वाला स्टेम? जब भी मैं बोलूंगी स्टेम भाई, डाइकोट हो या मोनोकोट हो, दोनों में पूछना कि मैम कौन सा स्टेम, बिकॉज हर एक की एनाटॉमी अलग अलग देखने के लिए मिलेगी। आपका जो डाइकोट स्टेम होगा, डाइकोट स्टेम के अंदर, स्टेम में आपका डाइकोट स्टेम, उसके अंदर आपका रीजन जो कॉर्टेक्स वाला रीजन है ना, उस कॉर्टेक्स वाले रीजन को कॉर्टेक्स ना बोल के हम बोल देंगे क्या? हाइपोडर्मिस। एंड इन द केस ऑफ मोनोकोट, साइड में लिखो मोनोकोट। मोनोकोट के मतलब जो आपकी मोनोकोट स्टेम है, उसके केस में भी कॉर्टेक्स वाले रीजन को हम बोलेंगे हाइपोडर्मिस ही। और ये याद रखना भाई, ये हाइपोडर्मिस जो है ना, सिर्फ और सिर्फ स्टेम के अंदर पाया जाता है,
रूट के अंदर हाइपोडर्मिस नहीं होता। और ये स्टेम जो हाइपोडर्मिस है आपका, ये डाइकोट के केस में तो बना होता है किससे? कॉलन काइमा से। कॉलन काइमा से बना होता है ना। और मोनोकोट के केस में बना होता है ये स्क्लेरन काइमा से। हुआ ना एक यूनिक फीचर। यस मैम। कॉलन काइमा से बना है और ये आपका स्क्लेरन काइमा से बना है। इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। मैम आगे फिर आता है आपका पेरिसाइकिल वाला रीजन। पेरिसाइकिल वाले रीजन में आपको याद रखना है कि पेरिसाइकिल सिर्फ और सिर्फ किसके अंदर प्रेजेंट होगा? आपके दोनों डाइकोट रूट्स के अंदर प्रेजेंट होगा। मतलब दोनों टाइप की रूट्स के अंदर प्रेजेंट होगा, मोनोकोट हो या फिर डाइकोट हो, दोनों के अंदर पेरिसाइकिल प्रेजेंट होगा ही होगा। अब वो डिफरेंस क्या रहेगा कि पेरिसाइकिल किस टाइप का रहेगा, वो हम आगे डिफरेंस समझ लेंगे कि भाई डाइकोट वाला रूट होगा तो डाइकोट वाले रूट में वो सेकेंडरी ग्रोथ कराएगा, मोनोकोट वाले में वो सेकेंडरी ग्रोथ नहीं कराएगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं आपकी स्टेम की, तो स्टेम में से ये सिर्फ और सिर्फ आपकी डाइकोट स्टेम के अंदर पाया जाता है, इन डाइकोट स्टेम। मोनोकोट स्टेम के अंदर पेरिसाइकिल नहीं पाया जाता। इसको स्टार बना के लिख लेना, एब्सेंट इन मोनोकोट स्टेम। ये पेरिसाइकिल के बारे में लिख लिया मैम। लिख लिया। अब नेक्स्ट चीज लिखो, पिथ। रूट्स के बारे में लिखो पहले। रूट्स में भी डाइकोट फिर मोनोकोट। जो डाइकोट रूट होती है हमारी, डाइकोट रूट्स के अंदर जो पिथ होता है ये पुअरली डेवलप होता है, और मोनोकोट्स के अंदर ये आपका मोनोकोट रूट में आपका ये वेल डेवलप होता है। ये डिफरेंस है आपकी मोनोकोट रूट और डाइकोट रूट दोनों के अंदर। लिखो इसको। लिख लिया मैम। और पित्त जो होता है आपका डाइकोट स्टेम के अंदर तो प्रेजेंट होगा, बट एब्सेंट होगा अगेन मोनोकोट स्टेम के अंदर। मैम ये प्योरली मतलब पूरा डेवलप हो जाएगा। प्योरली मतलब प्योरली नहीं है, ये पुअरली है, पुअरली। यस पुअरली मतलब अच्छे से डेवलप नहीं है। ओके मैम। और मैडुलरी रेज सिर्फ और सिर्फ डाइकोट स्टेम के अंदर ही पाई जाएगी, उसके अलावा और किसी में नहीं पाई जाएगी। हो गया मैम। इस टेबल से बहुत क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। ये एनसीईआरटी ने जितना डिटेल में बना के लिखा हुआ है ना, उस डिटेल को मैंने यहाँ पे लिखवा दिया। यूनिक यूनिक कैरेक्टर्स आपको लिखा डाले हैं यहाँ पे सारे। यस मैम। ओके मैम। ठीक है। अब एक और चीज लिखो आप यहाँ पे, यहीं पे ऐड कर लेना। अगर देखो हमने यहाँ पे कॉर्टेक्स के बारे में लिखा, स्टेम के बारे में, और अगर हम रूट्स के बारे में लिखेंगे ना, डाइकोट रूट और मोनोकोट रूट, उसके अंदर ऑलमोस्ट सेम ही होता है। क्योंकि अगर आप इसका, चलो मैं आपको डायग्राम दिखाती हूँ पहले इसके एनसीईआरटी के, वहां से आपको अच्छे से समझ में आएंगे चीजें। या फिर हम इसके हैंड रिटन डायग्राम्स भी बना सकते हैं, बट हैंड रिटन बनाने की नीड नहीं है। मैम बुक से ही करा दो। हाँ, बिकॉज इतना ज्यादा डिटेल आएगा नहीं, बट हैंड रिटन डायग्राम बनाने में बड़ा मजा आता है इसके। तो बच्चों, ये तो हमने वेस्कुलर वाला पढ़ लिया पूरा। वेस्कुलर में क्या क्या होता है?
ये डायग्राम्स में देके भी आपसे पूछ लेंगे। पहले वाला रेडियल अरेंजमेंट दिखा रहा है ना, जाइलम अलग है, फ्लोएम अलग, रेडियस पे बीच में कोई कैम्बियम रिंग नहीं है, ये क्लोज कॉन्जॉइंट, ये ओपन कॉन्जॉइंट। अब ये एनाटॉमी ऑफ डाइकोट और मोनोकोट, तो ये जो एनाटॉमी इन्होंने लिख के बता रखी है ना, इसको हमने पढ़ा है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे डाइकोट रूट के बारे में, ठीक है। अब सबसे पहले देखो, नाम से समझ जाना है कि भाई अगर डाइकोट है तो इसके अंदर जो वेस्कुलर कैम्बियम, वेस्कुलर रिंग इसके अंदर प्रेजेंट होगी, या वेस्कुलर कैम्बियम इसके अंदर प्रेजेंट होगा ही होगा, यस मैम। क्योंकि हमें यहाँ पे सेकेंडरी, ग्रोथ करवानी है। एक सेकेंड, एक मिनट रुकना बच्चों। यस सर। या तो डाइकोट रूट में, तो डाइकोट और मोनोकोट टर्म समझ के आप ये वेस्कुलर कैम्बियम वाला तो खुद से कर ही लोगे। और रूट आ गया है तो रूट से आप ये समझ जाओगे ना कि इसके अंदर अरेंजमेंट कैसा होगा, रेडियल अरेंजमेंट। रेडियल अरेंजमेंट होगा। और जो ड्रॉपर वाले बच्चे हैं उसको एक मैंने एंडार्च और एक्सार्च कंडीशन समझाई थी, अगर उनको याद हो तो आप लोगों को भी समझा देती हूँ एंडार्च और एक्सार्च का मतलब क्या होता है। यस सर। देखो, एक होता है टर्म एंडार्च, एक होता है एक्सार्च। एंड का मतलब होता है एंड, इनसाइड, एक्स का मतलब बाहर। अब एक बाहर। चीज देखो, जाइलम और फ्लोएम, ये तो ऑब्वियसली हमारे प्लांट की बहुत इनिशियल नीड है वाटर ट्रांसपोर्ट, फूड ट्रांसपोर्ट करने के लिए। तो मेरे प्लांट के अंदर जो सबसे पहले जाइलम बनेगा ना उसको बोलेंगे प्रोटोजाइलम, और फिर जो बाद में बनेगा उसको बोलेंगे मेटाजाइलम। अब आप बोलोगे मैम ये पहले और बाद वाला कॉन्सेप्ट कैसा आ गया, कि लेट सपोज मेरे पास एक नॉर्मल सा सेल था, मस्ती में डिवाइड कर रहा था, डिवाइड करके उसको हमने उसके अंदर डिफरेंशिएशन करा के उसको जाइलम बना दिया। तो क्या बना, सबसे पहले बना प्लांट में, सबसे पहली बार आने वाला जाइलम, वो प्रोटोजाइलम। फिर उसके बाद और भी बहुत सारे सेल्स होंगे जिसको हम परमानेंट बना बना के उसको क्या कराएंगे, डिफरेंशिएशन कराएंगे, और डिफरेंशिएशन करा देंगे तो वो भी जाइलम का रोल प्ले करेंगे ही करेंगे। तो वो हमारे बाद में बनने वाले हो जाएंगे ना, जैसे क्लास में दो मनीषा, जो पहले है उसको मैं मनीषा 1 बोलूंगी, जो बाद में है उसको मनीषा 2 बोलूंगी। यस मैम। सेम जाइलम और फ्लोएम का है, जो पहले प्लांट के अंदर आया उसको प्रोटोजाइलम, जो बाद में आया उसको मेटाजाइलम। मेटाजाइलम। अब इसी प्रोटो और मेटा के पीछे एक कॉन्सेप्ट है कि एंडार्च का मतलब ये होता है कि जो आपका सबसे पहले जाइलम आया, कौन सा है सबसे पहले, प्रोटोजाइलम। प्रोटोजाइलम, वो सबसे पहले एंड की साइड मतलब अंदर की साइड बनेगा। तो प्रोटोजाइलम कहाँ पे आएगा, लाइज इनर साइड। और इनर साइड मतलब सेंटर ना, यस यस मैम। मैम। और एक्सार्च में प्रोटोजाइलम आउटर साइड। मतलब पेरीफेरी। यस मैम। मैम दोनों में प्रोटोजाइलम। हाँ, अब आप देखो ना भाई, यहाँ पे प्रोटोजाइलम सेंटर की साइड आ रहा है तो मेटाजाइलम पेरीफेरी पे होगा, अच्छा यस मैम। मेटा पेरीफेरी पे हो गया, और एक्सार्च में यहाँ पे प्रोटोजाइलम पेरीफेरी पे है तो मेटा सेंटर में हो गया। ये अरेंजमेंट देखने के लिए मिलेगा। तो आप खुद बताओ भाई, सबसे पहले जाइलम की जरूरत है, रूट्स है, रूट्स हेयर्स के थ्रू वाटर एब्जॉर्ब करेंगी, तो सबसे पहले उनको जाइलम कहाँ चाहिए, पेरीफेरी पे चाहिए या फिर सेंटर में चाहिए, पेरीफेरी पे। पेरीफेरी पे। तो पेरीफेरी पे प्रोटोजाइलम कहाँ बन रहा है, एक्सार्च में, तो ये वाली कंडीशन किसमें पाई जाएगी, रूट्स। और ये वाली कंडीशन, स्टेम। स्टेम। याद रहेगा, एंडार्च किसमें पाया जाता है, एक्सार्च किसमें पाया जाता है। यस मैम। यस मैम। अब हम डाइकोट रूट पढ़ रहे हैं तो डाइकोट रूट के अंदर एंडार्च कंडीशन होगी एक्सार्च, एक्सार्च क्योंकि बाहर की साइड चाहिए मेरे को पहले, आगे समझ। एक बार स्लाइड दिखा दो मैम।
सार्थक नहीं आज क्लास में? सार्थक, मनीषा, संध्या, ये बच्चे बड़ी क्लासेस मिस कर रहे हैं। मैम हो गया। ठीक है ना? चलो फिर आगे देखो। अब ये जितना भी इन्होंने एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा चीजें लिख रखी है ना, इनको सबको पढ़ लेना। वैसे तो मैंने आप लोगों को टेबल में सारी चीजें लिखवाई दी है इनका ऑलमोस्ट। बाकी मैं आपको एक बार डायग्राम से समझा देती हूँ। देखो, इन दोनों डायग्राम्स को साइमल्टेनियसली देखो। सबसे पहले हमें पता है बाहर की साइड क्या प्रेजेंट होगा, एपिडर्मिस प्रेजेंट होगा। ठीक है, रूट्स की बात कर रहे हैं तो रूट्स के ऊपर ऑब्वियसली रूट हेयर्स होंगे। रूट हेयर्स ऑलवेज यूनिसेलुलर होंगे, ऑलवेज अनब्रांच होंगे, है ना? ये होंगे आपका। अब उसके नीचे की साइड प्रेजेंट होगा कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स के बीच में इंटरसेलुलर स्पेस होता है, तभी यहाँ पे वाटर एपोप्लास्ट पाथवे शो कर जाता है। यस मैम। है ना? फिर इसके बाद आती है सबसे बाहर एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स एंड देन फिर एंडोडर्मिस आता है। एंडोडर्मिस के अंदर सुबेरिन का डिपोजिशन पाया जाता है, यस मैम। विच इज नॉन एज कैस्पेरियन स्ट्रिप। और जो ये सुबेरिन होता है, दिस इज वाटर इनसॉल्युबल। इम्परमिएबल, इनसॉल्युबल नहीं बेटा, इम्परमिएबल। ठीक है, वाटर एंडोडर्मिस को क्रॉस नहीं कर पाता, इसलिए उसके साइटोप्लाज्म में उसको मूव करना पड़ जाता है। दैट्स व्हाई वी कॉल इट सिम्प्लास्ट पाथवे। यस सर। सिम्प्लास्ट पाथवे शो करता है। फिर एंडोडर्मिस से निकल के कहाँ आता है? पेरिसाइकिल। पेरीसाइकिल के अंदर आता है। पेरीसाइकिल में अगर आप देखेंगे, पेरीसाइकिल का जनरल फंक्शन क्या होता है कि ये यहाँ पे आपका वेस्कुलर कैम्बियम, बिकॉज डाइकॉट की बात कर रहे हैं अभी हम। पेरीसाइकिल ही वेस्कुलर कैम्बियम बनवाने में हेल्प करता है, पेरीसाइकिल ही कॉर्क कैम्बियम बनवाने में हेल्प करता है। अब आप बोलोगे कॉर्क कैम्बियम क्या होता है? अब तो हमने क्या करा रहे थे, नए नए सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी फ्लोएम बनवा रहे थे, मतलब बनवाएंगे आगे सेकेंडरी ग्रोथ वाला कॉन्सेप्ट जब पढ़ेंगे, क्योंकि वेस्कुलर कैम्बियम थी जाइलम और फ्लोएम के बीच में। अगर मैंने ऐसी ही कोई रिंग इस कॉर्टेक्स वाले रीजन में बनवा दी, तो इसकी वजह से जो कॉर्टेक्स वाले जो सेल्स हैं, ये सारे के सारे सेल्स भी डिवाइड करना शुरू कर देंगे फिर से, और बहुत Yes. सारा वॉल्यूम अपना बढ़वा देंगे। तो यहाँ पे जो रिंग बनती है, इसी रिंग को हम बोल देते हैं कॉर्क कैम्बियम। तो पेरीसाइकिल का काम यही होता है, कॉर्क कैम्बियम बनवाना और वेस्कुलर कैम्बियम बनवाना, जिसकी वजह से लेटरल जाएगी यहाँ पे। और फिर इसके बाद हमारे पास क्या होगा, वही वेस्कुलर बंडल्स होंगे। अब रूट की बात कर रहे हैं, वो भी डाइकोट। रूट में बाहर की साइड क्या होगा, प्रोटोजाइलम या मेटाजाइलम? बाहर की साइड प्रोटो होगा, और फिर ये देखो अंदर की साइड मेटा। एरो को ध्यान से देखना, लेबलिंग पे क्वेश्चन आ जाता है, बहुत ध्यान से देखना। अगर आपके पास एनसीईआरटी हो गया तो इन्होंने इस वाले पार्ट को प्रोटो लिखा हुआ और इसके नीचे मेटा लिखा हुआ है। तो बाहर प्रोटो, अंदर की साइड मेटा। फिर सेंटर में हमारे पास पित आ गया इसका। इसका पित कैसा होता है, लिखवाया था, वर्डली डेवलप होता है। यस मैम। और रूट के अंदर कैसा अरेंजमेंट पाया जाता है, रेडियल अरेंजमेंट ना। यस इसीलिए मैम। देखो जाइलम अलग दिख रहे हैं और फ्लोएम को इन्होंने यहाँ लेबलिंग कर रखा है। जाइलम को इधर कर दिया, फ्लोएम को अलग, क्योंकि अलग अलग रेडियस पे प्रेजेंट है। एक और नेक्स्ट चीज, इसके अंदर जो ये आपका जाइलम और फ्लोएम है ना, ये आपका रेडियल तो है और साथ ही साथ एग्जार्च कंडीशन भी दिखा रहे हैं, और साथ ही साथ ये आपकी टेट्रार्च कंडीशन और दिखाता है। टेट्रार्च का मतलब है, टेट्रा मीन्स चार। चार, तो चार ही जाइलम होंगे इसके पास, चार ही फ्लोएम पाए जाएंगे। दिस इज ऑल अबाउट डाइकोट रूट। बताओ आया समझ? यस मैम। किसी को कोई डाउट? नो मैम। अब डाइकोट और मोनोकोट में डिफरेंस जरा देखना क्या है, खुद से देखता है। बाहर रूट हेयर्स एज वेल एज एपिडर्मिस होगा, कॉर्टेक्स एज वेल एज होगा, एंडोडर्मिस सेम होगा। बस डिफरेंस किस में रहेगा, पेरीसाइकिल में। वहां पे पेरीसाइकिल सेकेंडरी ग्रोथ करा रहा था, वेस्कुलर कैम्बियम बनवा रहा था, कोर कैम्बियम बनवा रहा था। यहाँ पे मोनोकोट है तो कोई कैम्बियम रिंग नहीं बनेगा। नो मैम। तो सबसे पहला फंक्शन किस में हो जाएगा, पेरीसाइकिल के फंक्शन में डिफरेंस हो जाएगा। फिर इसके बाद हमारे पास
यहाँ पे जो जाइलम और फ्लोएम है ऑब्वियसली रेडियल अरेंजमेंट ही दिखाएंगे, लेकिन वहां पे कितने थे देखो, काउंट भी हम कर सकते थे। 8 थे, यहाँ पे 8। 2 3 4 4 है वहां पे। यहाँ पे पोलियार्क कंडीशन दिखाते हैं ये, वहां पे टेट्रार्च थी, यस मैम। यहाँ पे पॉलियार्क कंडीशन है। और एक और डिफरेंस, वहां का पिच पुअरली डेवलप था, यहाँ का वेल डेवलप्ड। वेल डेवलप। बस ये छोटा सा डिफरेंस है, ये इन्होंने लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, कि डाइकॉट रूट के पास फ्यूअर कम नंबर में जाइलम बंडल्स होंगे, यूजुअली मोर देन 6 पोलियार्क बंडल फाउंड इन द मोनोकोट। पिच जो होगा लार्ज होगा, वेल डेवलप होगा। सिंपल। आगे सबको समझ? यस मैम। स्टेम पे आ जाओ। अब स्टेम तो बहुत इजी है भाई, इसको पहचानना तो बहुत ही ज्यादा। अब ये स्टेम का जो ए वाला डायग्राम है और ये बी वाला, दोनों फर्स्ट डायग्राम को कंपेयर करना। ठीक है, अब मैंने आप लोगों को जहाँ पे वो लिखवाया था आपको ग्राउंड टिश्यू, वहां पे एक चीज लिखवाई थी कि भाई इसका जो कॉर्टेक्स वाले रीजन होता है ना, कॉर्टेक्स वाले रीजन की जगह पे इसके पास क्या पाया जाता है? हाइपोडर्मिस। तो मैच करो, रूट्स वाली से याद रखेंगे। सबसे पहले रूट में एपिडर्मिस था, एपिडर्मिस के ऊपर रूट हेयर्स थे, यहाँ पे एपिडर्मल हेयर्स इन्होंने लिख दिया, मतलब हमारे ट्राइकोम्स। ट्राइकॉम्स। ठीक है, तो उस वहां पे एपिडर्मिस के नीचे कॉर्टेक्स था, यहाँ पे कॉर्टेक्स ना होके क्या प्रेजेंट है? हाइपोडर्मिस प्रेजेंट है। हाइपोडर्मिस ये हमारे पास ऊपर वाली डाइकॉट की है। डाइकॉट का हाइपोडर्मिस किसका बना हुआ है? पेरिकाइमा। सही में? सही में? सच्ची? मैम कोलन काइमा। हाँ भाई, कॉलन काइमा। यस मैम। अच्छा, आप लोग तो बहुत जल्दी भूल जाते हैं बच्चों। हाँ, चलो फिर उसके बाद इसके नीचे आपने क्या, अच्छा ये यहाँ से देख लिया होगा आप लोगों ने पैरेन्काइमा। यस मैम। ये भाई ये कॉर्टेक्स वाला रीजन है इसका, ये कॉर्टेक्स वाला रीजन है। फिर उसके नीचे एंडोडर्मिस, कोई सुबेरियन डिपोजिशन वगैरह कुछ नहीं पाया जाएगा इसके अंदर, सिंपल एंडोडर्मिस की लेयर पाई जा रही है ये। फिर उसके नीचे पेरीसाइकिल, फिर वेस्कुलर बंडल। अब स्टेम है तो वेस्कुलर बंडल कॉन्जॉइंट होंगे, और ये दिख रहा है नीचे जाइलम ऊपर फ्लोएम और बीच में ग्रीन ग्रीन रिंग, ये वेस्कुलर कैम्बियम समझ लेना है इसकी। ठीक है, और एक और चीज लिखवाई थी सबसे एंड में, ग्राउंड टिश्यू का मेडुलरी रेज फाउंड ओनली इन डाइकॉट। तो मेडुलरी रेज हमको दिख रही है और सेंटर में बड़ा सा पिच दिख रहा है। अब लिखने वाली चीज देखो, इसमें लिखने वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये लिखो कि भाई जो इसका पेरीसाइकिल है ना, ये किधर गया पेरीसाइकिल, ये रहा। ये पेरीसाइकिल आप एक चीज देख रहे हो, ये पेरीसाइकिल ना ये वाला पार्ट है, ये जो ब्लू ब्लू से दिखा रखा है ना इन्होंने यहाँ पे, ये ब्लू ब्लू वाला पेरीसाइकिल है। पेरीसाइकिल कॉन्टिन्यूस नहीं होता इसके अंदर, ये इसको बोल देता है, ये सेमी ल्यूनर पैचेस में पाया जाता है। सेमी ल्यूनर समझ तो हाफ मून उसको बोलते हैं, सेमी ल्यूनर पैचेस में पाया जाता है ये, since it is made up of sclerenchyma। तो ये sclerenchyma से भी बना होता है, और साथ ही साथ ये थोड़ा वेवी भी होता है, ऐसे वेव्स की तरह दिख रहा है ऐसे। आया समझ? यस मैम। चलो फिर आगे तो, और मोनोकोट को तो पहचानना बहुत ही ज्यादा इजी है। सबसे बाहर एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस किससे बना होगा? इसके जो वेस्कुलर बंडल्स हैं वो स्कैटर्ड हैं, पूरा स्कैटर्ड। और स्कैटर्ड में भी आप देख रहे हो कि सेंटर की साइड में लार्ज है, पेरीफेरी पे स्मॉल साइज के। बस इतनी चीजें इसका डिफरेंस में याद रखना है आप लोगों को। यहाँ पे बस वो याद रख लेना वेस्कुलर कैम्बियम प्रेजेंट नहीं होगा, एंड डार्च कंडीशन तो दोनों में ही पाई जाती है। और एक और चीज देख रहे हो ना, सेंटर की साइड लार्ज साइज के हैं, लेकिन लार्ज के साथ साथ
कम अमाउंट में ना एज कंपेयर टू द पेरीफेरी, Yes, ma'am. Yes, ma'am. फाउंड इन लेस अमाउंट एंड comparatively larger size as compared to the peripheral vascular bundles. Done? Yes, ma'am. चलो फिर आगे। मैं इसमें पीपीयू absent हो गई है स्मॉल अमाउंट में, दिख रही है यहाँ छोटे पे साइज दी की। नो मैम। होती ही नहीं है यहाँ पे। White होते थे। यही सारी चीजें इन्होंने लिखा हुआ है। कॉलन काइमा का बना है डाइकॉट का। कॉर्टिक्स लेयर बिलो हाइपोडर्मिस है, जो हाइपोडर्मिस के नीचे वाली होती है पैरेन्काइमा की बनी होती है डाइकॉट के अंदर। सेल्स ऑफ द एंडोडर्मिस आर रिच इन स्टार्च ग्रेन्स एंड द लेयर इज नोन एज स्टार्च शीट। इस लाइन को याद रख लेना, बाकी क्वेश्चन तो कभी आया नहीं है इसके ऊपर। फिर आ जाते हैं हम लोग लीव्स के ऊपर। ये भी वही पूरा पार्ट है, सिंपल। रिंग में दिख रहा है आपको वेस्कुलर बंडल्स अरेंज, हाँ ये वाला लाइन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप डिफरेंस देख रहे हो कि भाई यहाँ पे स्कैटर्ड और यहाँ पे एक रिंग में अरेंज है ना, तो ये रिंग वाला जो अरेंजमेंट होता है ना वेस्कुलर बंडल्स का, यूनिक अरेंजमेंट होता है जो सिर्फ और सिर्फ डाइकॉट स्टेम में ही पाया जाता है और कहीं नहीं पाया जाता। कर लोगे? Yes, ma'am. मैम इसके बगल वाला डायग्राम नहीं देखना। इसके बगल क्वेश्चन नहीं आते कभी भी। वो मतलब माइक्रोस्कोप का है सेम है, तो माइक्रोस्कोप वाला डायग्राम है, सेम है ऑलमोस्ट सारी चीजें। सबसे बाहर एपिडर्मिस, फिर कॉलन, पैरन, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, फ्लोएम, कैम्बियम, यही सारी चीजें हैं, देखना। ठीक है, ओके मैम। अब आ जाओ लीफ वाले पार्ट पे। लीफ इसके बारे में लिखना चाहोगे? लिखा ही देती हूँ उसको। फिर आ जाता है आपका सेकेंडरी ग्रोथ एक्टिविटी वाला। यहीं पे लिख लो चलो इसको तो। देखो भाई, लीफ का मॉर्फोलॉजी वाले चैप्टर में तो हम पढ़ते हैं पेटियोल, लामिना और उसके ऊपर वेनलेट्स वगैरह, ये सारी चीजें है ना। yes, ma'am. अब लीफ में एक चीज आपको समझनी है कि आपका जो जाइलम होता है हमेशा वो पाया जाएगा अपर एपिडर्मिस में, एंड अपर एपिडर्मिस रीजन को यहाँ पे हम एक स्पेशल नाम देते हैं जिसको हम बोलते हैं एडेक्सियल रीजन। दिस इज एडेक्सियल, ठीक है। और जो फ्लोएम होता है वो पाया जाता है लोअर एपिडर्मिस में, एंड लोअर एपिडर्मिस को हम बोलते हैं एबैक्सियल। देखो डी और बी का डिफरेंस है बस। एडेक्सियल इसको हम वेंट्रल सरफेस भी बोल देते हैं, और एबैक्सियल को Dorsiventral. डॉर्सल सरफेस भी बोल दो, ये आपका चॉइस, ठीक है। अब लिखना स्टार्ट करो। अब वही हमें पढ़ना है जैसे हम पढ़ते हैं कि डाइकोट और मोनोकोट के बारे में। Yes, ma'am. डाइकोट लीफ एंड मोनोकोट लीफ। तो जो हमारी डाइकोट लीफ होती है ना, उसके लिए एनसीईआरटी लिखती है कि भाई ये आपकी डोर्सी वेंट्रल होती है। डी फॉर डाइकोट, डी फॉर डोर्सी वेंट्रल, सिंपली याद रखना है। आर फॉर रेडियल, रेडियल सिर्फ रूट के अंदर पाया जाता है। वो छोटे प्लांट है मोनोकोट, मोनोकोट्स को डंबल्स की जरूरत होती है, डंबल शेप उसके अंदर होता है। और मोनोकोट के आइसोबाइलेट्रल। डोर्सी वेंट्रल और आइसोबाइलेट्रल समझते हो कैसे होता है ये? Dorsiventral दोनों तरफ होगा। कॉमल, मानसवी, Yes, ma'am. देखो डोर्सी वेंट्रल का अरेंजमेंट ऐसे होगा और आइसोबाइलेट्रल का
एक चीज आप देख रहे हो फिर यहाँ पे कि भाई ऊपर से जो सनलाइट आएगी वो ऊपर वाले रीजन पे ज्यादा आएगी एज कम्पेयर टू द नीचे वाला। यस मैम। बट यहाँ पे जितनी लाइट ऊपर आएगी उतनी लाइट नीचे आएगी क्योंकि टेढ़ी है, यस मैम। इक्वल अमाउंट में आएगी। तो इस वजह से यहाँ पे डिफरेंस आ जाता है कि जो उसका ऊपर वाला पार्ट है वो आपका हो जाता है कैसा, ग्रीन। लाइट ग्रीन, और जो नीचे वाला होता है डार्क वेंट्रल वाला वो डार्क ग्रीन हो जाता है। मैम। कभी वो क्या कहते हैं, पीपल के पत्ते होते हैं वो बहुत ज्यादा डार्क ग्रीन होते हैं। और लाइट ग्रीन वाले पार्ट पे स्टोमेटा जो होंगे वो ज्यादा होंगे, डार्क ग्रीन वाले पे कम होंगे, और यहाँ पे सब इक्वल होगा। कलर भी स्टोमेटा का नहीं। मैम हाँ जी मैम जो स्टोमेटा का नंबर है वो नीचे वाले सरफेस पे ज्यादा होगा ना, क्योंकि लाइट के अपोजिट पे ज्यादा होगा वाटर लॉस प्रिवेंट करने के लिए। अब ऊपर वाले रीजन पे ज्यादा होता है स्टोमेटा का नंबर, क्योंकि फोटोसिंथेसिस कब होगा, जब उसको CO2 चाहिएगा, तो CO2 ऊपर वाले सरफेस से ही तो ज्यादा मिलेगा। स्टोमेटा का काम सिर्फ और सिर्फ वाटर को थोड़ा ना लॉस कराना होता है, गैसियस एक्सचेंज भी तो कराता ही है। नीचे वाले सरफेस पे CO2 ही इफेक्ट हो जाएगा। यस मैम। हमेशा क्या बोलता है CO2 के केस में कि CO2 का ज्यादा होगा तभी फोटोसिंथेसिस रेट ज्यादा होगा, और CO2 कब ज्यादा मिलता है, अपर सरफेस वाले रीजन से लाइट के, या अपर सरफेस पे ज्यादा स्टोमेटास होने चाहिए। ओके मैम। डाइकोट के अंदर ना एक स्पेशल है चीज है जो कि आप डायग्राम से समझ पाओगे। यहाँ पे जो मोनोकोट में मिसिंग है, क्या मिसिंग है, देखो दोनों के डायग्राम देखो साइड बाय साइड। डाइकोट वाले में जो मेसोफिल सेल्स हैं, इनके अंदर मेसोफिल सेल्स होती है लीफ के अंदर, ये तो हमें पता ही है। इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, पैलिसेड मेसोफिल एंड एक आपका स्पॉन्जी मेसोफिल। लेकिन मोनोकोट में ऐसा कुछ नहीं है ना। ये ऊपर वाला रीजन एडेक्सियल, नीचे वाला एबैक्सियल, बता दिया था। पैलिसेड की सेल्स कैसी दिख रही है, इलोंगेटेड और बहुत कम इंटरसेलुलर स्पेस के साथ। यस मैम। जबकि स्पॉन्जी में बहुत सारा इंटरसेलुलर स्पेस है, एयर कैविटीज प्रेजेंट है। और नीचे वाले रीजन में ये रहे आपके स्टोमेटास। और नीचे वाली लीफ में देखो क्या ऐसा कुछ है यहाँ पे, ओ मैम। लेकिन मोनोकोट के पास एक स्पेशल टाइप की सेल्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं बुलीफॉर्म सेल्स। यार सर्टेन एडेक्सियल एपिडर्मल सेल्स along with veins, अपनी वेन्स के साथ अपने आप को मॉडिफाई करके लार्ज साइज की एम्प्टी कलरलेस सेल्स बना लेते हैं बुलीफॉर्म सेल। ये ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में वाटर एब्जॉर्ब करने में, सेल को टर्जिड बनाने में और लीफ पार्ट को एक्सपोज्ड रखने में हेल्प करता है। जब सेल फ्लैशिड होगा, फ्लैशिड का मतलब होता है मोटू, बहुत सारा पानी से सोख रखा होगा, स्वेलअप होगा, ड्यू टू वाटर स्ट्रेस दे मेक द लीफ कर्ल्ड इनवर्ट टू मिनिमाइज वाटर लॉस। अब अच्छा टर्जिड को बोलते हैं, हाँ टर्जिड क्या बोल दिया, टर्जिड इज नॉन एज जिसके अंदर सेल स्वेलअप हो जाता है। फ्लैशिड वाटर स्ट्रेस है, मतलब वाटर की कमी है उसके पास। तो वाटर की कमी है तो क्या चाहिएगा कि स्टोमेटा ज्यादा वाटर लॉस ना करे अपने अंदर से। यस मैम। तो उसको क्या करना पड़ेगा, अपनी लीफ कर्लिंग करनी पड़ेगी, मतलब सरफेस एरिया कम करना पड़ेगा। जितना सरफेस एरिया कम कर देंगे उतना ही वाटर लॉस प्रिवेंट हो जाएगा। यस गुंजन। मैम एक बार लास्ट स्लाइड करना। मैम एनसीईआरटी में 6.3.5। 6.3. मैम इसकी 5th लाइन। 3, 4, 5। एबैक्सियल एपिडर्मल जनरली बियर मोर स्टोमेटा। एबैक्सियल का मतलब होता है लोअर वाला मोर स्टोमेटा एज कंपेयर टू द एडेक्सियल। हमने एबैक्सियल और एडेक्सियल तो नहीं अपोजिट कर लिया ना, एक्सियल डोर्सल ऊपर वाला रीजन। नो मैम लोअर सरफेस पे ज्यादा होता है, हमने गूगल सर्च भी किया।
बट बेटा लोअर पे क्यों ज्यादा होना चाहिए? इसके पीछे लॉजिक तो होना चाहिए ना कुछ। मैम ट्रांसपिरेशन लॉस वाला ही है इसका लॉजिक। Let me check. अगर चलो हमने लोअर सरफेस पे ज्यादा स्टोमेटा करा दिए तो फिर हमारा CO2 का अमाउंट नहीं अफेक्ट होगा क्या? मैम अगर हम इसमें कलर का भी देखें कि अपर सरफेस पे आपने दिखाया था लाइट ग्रीन, तो स्टोमेटा में तो होता है क्लोरोप्लास्ट। और नीचे वाले पे हाँ हमारा डार्क ग्रीन होता है। स्टोमेटा के गार्ड सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, तो वो डार्क ग्रीन रहेगा। हो सकता है ये, बट CO2 वाला कॉन्सेप्ट नहीं फिर यहाँ पे हमारा फिट हो रहा है। चेक करेंगे इसको। CO2 का मे बी फिर कुछ और रीजन होगा, बिकॉज अगर लोअर सरफेस पे ज्यादा है तो CO2 का अमाउंट तो फिर अफेक्ट होगा ही होगा। मैम लोअर पे ज्यादा थोड़ा होगा क्योंकि क्लोरोफिल है, तो फिर मैम सनलाइट तो चाहिए ना फोटोसिंथेसिस करने के लिए, तो ऊपरी में तो ज्यादा होगा क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस। क्लोरोप्लास्ट नीचे वाले पार्ट पे ज्यादा, और नीचे वाले पार्ट पे ऑलरेडी सनलाइट कम आ रही है, ऊपर वाले रीजन पे लाइट ज्यादा आएगी। यस मैम जैसे Yes. कि अगर हम कोई लैब में टेस्ट करते हैं स्टोमेटा देखने के लिए, तभी भी हम उसके लोअर सरफेस से लेते हैं उसका, उसमें बोलते हैं कि ज्यादा स्टोमेटा होते हैं। ये तो मैंने भी सुना है इसका, लोअर सरफेस पे देते हैं। तो डार्क ग्रीन वाला एंड लोअर सरफेस वाला ये कॉन्सेप्ट सही है, बट फोटोसिंथेसिस तो फिर अफेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। फिर फोटोसिंथेसिस भी हमारा लोअर पे ही ज्यादा होगा, बट अकॉर्डिंग टू द, हाँ एक चीज देखो, एक और चीज भाई, लोअर सरफेस पे ज्यादा स्टोमेटा है तो वो कम लाइट को भी ज्यादा से ज्यादा ट्रैप करेंगे। ऊपर वाले सरफेस पे कम क्लोरोप्लास्ट है, मतलब कम स्टोमेटा है, तो ज्यादा लाइट उनको ऑलरेडी मिल रही है, तो वो लाइट को ज्यादा ही ट्रैप कर लेंगे ऑलरेडी, और ज्यादा स्टोमेटा होंगे ज्यादा लाइट को ट्रैप करेंगे। मे भी हो सकता है कि भाई लोअर वाले सरफेस को कम लाइट मिल रही है उसको ज्यादा, इसलिए उसको ज्यादा क्लोरोप्लास्ट दिया हुआ है ताकि उसको जितनी भी लाइट मिल रही है वो उसको मैक्सिमम से मैक्सिमम ट्रैप कर पाए। समझ आ रहा है क्या बता रही हूँ मैं? लोअर सरफेस पे लाइट कम आ रही है, ठीक है, मैंने उसको ज्यादा क्लोरोप्लास्ट दे दी है, तो कम लाइट में वो जितनी भी उसके पास क्लोरोप्लास्ट है, मतलब कम लाइट को भी वो ज्यादा से ज्यादा ट्रैप करने की कोशिश करेगी ना, क्योंकि ज्यादा क्लोरोप्लास्ट है तो। यस मैम। अच्छा देखो, इसको ऐसे समझने की कोशिश करो ना कि आप फर्स्ट फ्लोर पे खड़े हो कहीं पे, ठीक है, फर्स्ट फ्लोर से आपने 100 चॉकलेट्स ऊपर से डाल रहे हो, नीचे 50 बच्चे खड़े हैं, इधर भी आप 100 चॉकलेट्स डाल रहे हो, इधर आपके 200 बच्चे खड़े हैं, तो चांसेस ज्यादा क्या है कि इधर आपका जल्दी वो चॉकलेट्स कैच कर लेंगे। यस मैम। इधर भी आप 100 ही दे रहे हो, तो इधर चांसेस है कि वो 50 के 50 वाले बच्चे मतलब सारी चॉकलेट्स नहीं ले पाएंगे, एक एक ले पाएंगे इजिली। या फिर अगर हम एक साइड लाइट ज्यादा दे दे, 200 दे दे, इधर ही दे दो भाई, कम क्लोरोप्लास्ट है, 200 आ रही है, तो ज्यादा ज्यादा लेना शुरू कर देंगे फिर। यस मैम। 100 200, थोड़ा इसको कंफ्यूज नहीं होते। अभी इसको एनसीईआरटी वाली लाइन ही हम याद रखते हैं कि अपर रीजन, इसको फिर कलर से याद रखना आप लोग, कलर वाले से, कि ऊपर लाइट ग्रीन होता है नीचे डार्क होता है, नीचे डार्क है तो नीचे ज्यादा क्लोरोप्लास्ट है, ज्यादा क्लोरोप्लास्ट है मतलब ज्यादा स्टोमेटा है, ठीक है। ओके मैम। चलो नेक्स्ट वन, एंड वेरी गुड गुंजन, आपने लाइन को टिक किया, बाकी बच्चे तो सिर्फ सुने ही सुने जा रहे हैं। मैम लोअर में ज्यादा स्टोमेटा होगी तो फिर ऊपर में कम है। अपर में कम होंगे। ओके मैम। बुलिफॉर्म सेल समझ में आया? इसके ऊपर बुलिफॉर्म सेल्स के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है PYQ में, यस मैम। ठीक है। लार्ज एम्प्टी कलरलेस सेल है, किसके मॉडिफिकेशन से बनी है? एडेक्सियल एपिडर्मिस के मॉडिफिकेशन से बनी है, सिर्फ मोनोकॉट्स के अंदर पाई जाती है। और मॉर्फोलॉजी चैप्टर में पढ़ा ही है, मोनोकॉट लीव्स के अंदर कैसा वेरिएशन होता है, पैरेलल, डाइकॉट में रेटिकुलर। नेटवर्क लाइक अरेंजमेंट होता है वेन्स वेनलेट्स का। एवरीवन
यस मैम। अब आ जाते हैं हम लोग हमारे द नेक्स्ट वन टॉपिक वी हैव इज सेकेंडरी ग्रोथ। अब सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब होता है कि भाई हम लोगों को नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज कराना है, बिकॉज प्लांट की ग्रोथ को हम क्या कंसीडर करते हैं कि सेल्स का नंबर इंक्रीज होना चाहिए, तभी उसका सरफेस एरिया, तभी उसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा। एग्री? यस मैम। अब हमको इंक्रीज कराने के लिए सेल्स दो ऑप्शंस है, वेस्कुलर रिंग बनवा दो, एक वेस्कुलर कैम्बियम बनवा दो और एक कोर कैम्बियम बनवा दो। प्राइमरी ग्रोथ में हमने पढ़ा था, प्राइमरी ग्रोथ का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ इंक्रीज इन लेंथ करना। सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब होता है इंक्रीज इन डायमीटर, इंक्रीज इन गिर्थ। यस मैम। ठीक है, इंक्रीजिंग गिर्थ कराना। अब मेरे को गिर्थ बढ़वाना है, डायमीटर बढ़वाना है, तो मैं क्या करूंगी, नए नए वेस्कुलर टिश्यूज बनवाऊंगी और नए नए कोर कैम्बियम कॉर्टेक्स वाले रीजन में रिंग बनेगी, जो कॉर्टिकल की सेल्स को डी डिफरेंशिएशन मतलब डिफरेंशिएशन को हटाएगी, डी डिफरेंशिएशन करा करा के नई नई सेल्स बनवाएगी। ठीक है मैम क्लास कितनी देर तक और चलेगी? क्या बेटा? क्लास में स्कूल के लिए तैयार होना है। स्कूल के लिए तैयार होना है भाई, जिसको स्कूल के लिए जाना है वो जा सकता है। ड्रॉपर वाले बच्चे तो ऑलरेडी वैसे कम ही आए हैं। चैप्टर फिनिश कर ले भाई, मुश्किल से 20 मिनट का रह रहा है, 15 मिनट 15-20 मिनट है यहाँ, मान के चलो। 15 मिनट में हो जाएगा मैम? हाँ 15 मिनट में हो जाएगा। ओके ओके। देखो वेस्कुलर कैम्बियम, सबसे पहले वेस्कुलर कैम्बियम। वेस्कुलर कैम्बियम हमें पता ही है, जाइलम और फ्लोएम के बीच में एक रिंग होती है, उसको बोलते हैं हम आपका। यस मैम। इट इज अ रिंग बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। अब एक चीज ध्यान रखना, ऐसे अरेंजमेंट है, लेट्स सपोज नीचे जाइलम फ्लोएम, तो जाइलम और फ्लोएम के बीच में जो रिंग है, इसको और हम स्पेसिफाई करके नाम दे देंगे इंट्रा फेसिकुलर कैम्बियम। लेकिन ये एक वेस्कुलर बंडल बन गया, एक वेस्कुलर बंडल, इसके बीच में जो रिंग प्रेजेंट होगी इसको बोल देंगे इंटरफेसिकुलर। इंटरफेसिकुलर। इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन आता है, इंट्रा बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, इंटर बिटवीन टू वेस्कुलर बंडल्स। मैम इसको ऐसे समझ सकते जैसे कि एक स्कूल के बीच कंपटीशन होता है इंट्रा, और बहुत सारे स्कूल के बीच में होता है इंटर। हाँ ऐसे समझ लो। ठीक है, अब देख रहे हैं यहाँ पे, अब हमें क्या कराना है, नई नई सेकेंडरी ग्रोथ कराना है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो कैम्बियल रिंग बनी है ये एक्टिव हो जाएगी और नए नए सेल्स बनाना शुरू करेगी। कुछ सेल्स इनर रीजन में बनाएगी, कुछ सेल्स आउटर रीजन में बनाएगी। अब देखो ये बीच में यहाँ पे वेस्कुलर बंडल्स हैं, ठीक है, ये मेरे पास यहाँ पे, इसको दूसरे कलर से करते हैं। ये मेरे पास यहाँ पे बनी आपकी कॉर्क कैम्बियम। ठीक है, अब ये कॉर्क कैम्बियम क्या करेगी, कुछ तो नए सेल्स अंदर की साइड बनवाएगी, कुछ नए सेल्स बाहर की साइड बनवाएगी। तो जो ये नए सेल्स बनवाएगी अंदर की साइड टूवर्ड सेंटर, उन सेंटर वाले सेल्स को अगर हम कॉर्क वाले में बात करेंगे, उनका हम नाम देंगे आपका सेकेंडरी कॉर्टेक्स। टूवर्ड सेंटर सेकेंडरी कॉर्टेक्स हम उनको बोल देंगे, या फिर एक और नाम हम उनको बोल देते हैं पेलोडर्म। और जो बाहर की साइड बनेंगे टूवर्ड पेरीफेरी जो बनेंगे, उनको हम बोल देंगे या तो कोर को बोलेंगे या फिर फैलम बोलेंगे, या तो कोर को बोलेंगे या फैलम बोलेंगे। अब आप एक चीज देख रहे हो, सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पे 3 नई लेयर्स बन रही हैं, क्या, सेकेंडरी कॉर्टेक्स, कोर्क और आपकी ये वेस्कुलर कैम्बियम, सॉरी कॉर्क कैम्बियम बन रही है, नहीं बन रही है 3 नई लेयर? यस मैम। यस मैम। तो हम इसको आउटर न्यू प्रोटेक्टिव लेयर बोल सकते हैं। यस मैम। हाँ मैम। किस किस से बनी है आपकी? सेकेंडरी कॉर्टेक्स और कैम्बियम। और या फिर फैलम। दिस इज योर
new protective covering, and this new protective covering is known as periderm. यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज पेरिडर्म. पेरिडर्म मोनोकोट में पाई जाती है, डाइकोट में पाई जाती है, किस किस लेयर से वो बनी होती है. क्लियर? यस मैम. ना फिल्म किससे बना? क्या बताया? कॉर्क फिल्म. कॉर्क. अच्छा, कॉर्क फिल्म के बारे में पूछ रहे हो बेटा, जो बाहर की साइड नए नए सेल्स बन रहे हैं, क्योंकि दिस इज योर कॉर्क कैम्बियम. ठीक है, जो पेरीसाइकिल बनवाता है ये कॉर्क कैम्बियम. कुछ नए सेल्स अंदर की साइड बनवाएगी, कुछ बाहर की साइड बनवाएगी. जो अंदर नए सेल्स बनेंगे उसको सेकेंडरी कॉर्टेक्स या फेलोडर्म बोलेंगे. जो बाहर की साइड नए सेल्स बनेंगे उसको कॉर्क या फिल्म बोलेंगे. ओके. ये होता है आपका कॉर्क कैम्बियम, जो कि अब एक चीज देखो आप, ये मेरे कवरिंग है बाहर, जो रेड सबसे आउटर वाली कवरिंग, इसके अंदर नए 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 सेल्स बनते ही जा रहे हैं, बनते ही जा रहे हैं. तो ये जो बाहर वाली एपिडर्मिस लेयर है, इस एपिडर्मिस लेयर पे एक प्रेशर क्रिएट होगा या नहीं होगा बहुत ज्यादा, कि भाई अंदर लोग आते आते जा रहे हैं, नए नए सेल्स आते जा रहे हैं. एक टाइम ऐसा आ जाता है कि ये क्या हो जाती है, रप्चर होना शुरू हो जाती है एपिडर्मिस. इसी को बोलते हैं एपिडर्मिस रप्चर होना शुरू हो जाएगी. एपिडर्मिस रप्चर हम इसको बोल देता है. और रप्चर होके इसके अंदर छोटी छोटी लेंस शेप्ड ओपनिंग्स बनने लग जाती हैं, एंड दीज लेंस शेप ओपनिंग्स आर नोन एज लेंटिसल्स. यही लेंटिसल्स के थ्रू गैसियस एक्सचेंज होता है. लिखो इसको जल्दी से. तो क्या मैम? सबका हो गया? यस मैम. यस मैम. लेंटिसल्स वगैरह के बारे में इन्होंने बताया हुआ है, नई नई ट्रिक्स कैसे बन रही हैं. ये डायग्राम्स देख लेना आप लोग. ये आपकी मेडुलरी रे है, जो सेकेंडरी जाइलम बन रहे हैं, सेकेंडरी फ्लोएम बन रहे हैं, एंड दिस इज योर कैम्बियम रिंग्स बन रही है. वैसे क्वेश्चन इस वाले डायग्राम पे कभी आया नहीं है. ये जो कोर कैम्बियम वाला पार्ट है ना, ये मैंने आपको पूरा बता दिया. पेरिडम वाला, सेकेंडरी कॉर्टेक्स या फिर फेलोडम, कोर्क या फिर फेलम, ये आपके नए नए सेल्स बन रहे हैं और कैम्बियम बनवा रही है, और एक फेलोजन डेवलप होगा. अब ये वाला छोटा सा पार्ट रह जाता है, स्प्रिंग वुड, ऑटम वुड, हार्टवुड एंड सेपवुड. एंड देन ये आगे वाला मैंने आपको बता दिया लेंटिसल्स वगैरह कैसे बनता है. वुडी ट्रीज में जनरली लेंटिसल्स पाए जाते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस कराते हैं आपका. अब ये स्प्रिंग वुड और ऑटम वुड वाला में देखो, स्प्रिंग सीजन कौन सा होता है? स्प्रिंग सीजन. न्यू पत्ते आने लगते हैं, लीव्स वगैरह. पतझड़. अब ये बोलते हैं कि भाई जो हम ये कैम्बियम की एक्टिविटी पढ़ रहे हैं ना, ये एक्टिविटी जो है कैम्बियम की फिजियोलॉजिकल और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के अंदर कंट्रोल होती है. जब हमारे पास टेम्परेट रीजन्स होते हैं, जहाँ पे टेम्परेट रीजन्स होते हैं, दो टाइप के रीजन्स होते हैं, एक होता है टेम्परेट, एक होता है ट्रॉपिकल रीजन्स. हम लोग जहाँ पे रह रहे हैं ना, ये हमारा ट्रॉपिकल रीजन्स है, जहाँ पे जो टेम्परेचर वगैरह है वो इतनी जल्दी फ्लक्चुएट नहीं करते. कुछ रीजन्स ऐसे होते हैं जहाँ पे जो टेम्परेचर होता है पूरे साल यूनिफॉर्म नहीं रहते, बहुत कम यूनिफॉर्म रहता है. ऐसे रीजन्स पे लाइफ पॉसिबल ही नहीं होती. टेम्परेट रीजन्स पे बहुत कम पॉसिबल होती है. क्लाइमेटिक कंडीशंस यूनिफॉर्म नहीं होती पूरे ईयर. स्प्रिंग सीजन में कैम्बियम जो होती है वो बहुत ज्यादा एक्टिव होता है एंड प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ जाइलरी एलिमेंट. मतलब जाइलम एलिमेंट सबसे ज्यादा बनवाएगी, एक्टिव होगी सबसे ज्यादा, तो ज्यादा ही हमारे पास जाइलम फ्लोएम बनेंगे. तो भाई ज्यादा बनेंगे ना. यस मैम. तो स्प्रिंग सीजन में देखो, दोनों में अगर आप डिफरेंस लिखना चाहो ना, ऐसे लिखना, स्प्रिंग और ऑटम में स्प्रिंग के अंदर कैम्बियम एक्टिविटी हाई रहेगी, ऑटम वुड में कैम्बियम एक्टिविटी लो रहेगी. अब जब कैम्बियम एक्टिविटी हाई है तो इसका मतलब इसकी जो डेंसिटी है वो लो हो जाएगी, और यहाँ पे कैम्बियम एक्टिविटी लो है तो इसकी डेंसिटी हाई रह जाएगी. इसका जो ल्यूमन वाला पार्ट है, इसका ल्यूमन आपका वाइड होगा, और ऑटम वुड का ल्यूमन नैरो होगा.
इनका जो कलर होगा वो कैसा रहेगा, लाइट होगा, जबकि ऑटम वुड का जो कलर है वो डार्क होगा डार्क होगा। इसको छोटा सा डिफरेंस बना के आप लिख सकते हो। यही दो टाइप की जो वुड्स के अंदर अल्टरनेट वुड्स बन रही है ना, एक बार स्प्रिंग ऑटम, यही करके पूरा का पूरा एनुअल रिंग बनाता है। और एनुअल रिंग से ही हम एज ऑफ अ ट्री भी एस्टिमेट कर सकते हैं, क्योंकि एक साल में 2 रिंग बनेगी ना, एक स्प्रिंग एक ऑटम, तो उसके अंदर जितनी रिंग्स पाई जा रही है उसी वजह से हम उसकी एज बता देंगे। एनुअल रिंग इज इक्वल्स टू 1 लाइट रिंग प्लस 1 डार्क रिंग। सेम हार्टवुड और सैपवुड के अंदर डिफरेंस आपको याद रखना है कि आपकी जो हार्टवुड होती है, हार्टवुड के अंदर जनरली इसकी डेंसिटी हाई होती है, इसकी डेंसिटी सैपवुड की लो होती है। हार्टवुड का कलर भी डार्क होता है, सैपवुड का कलर लाइट होता है। हार्टवुड के अंदर डिपोजिशन पाया जाता है कुछ सब्सटेंसेस का, जैसे गम्स हो गया, टैनिन्स हो गया, रेजिन्स हो गया। इन्होंने भी लिखा होगा यहाँ पे, ये रहा, टैनिन, रेजिन्स, ऑयल, गम, एरोमेटिक सब्सटेंसेस, या फिर से इनका डिपोजिशन हो गया हार्टवुड में। और अगर डिपोजिशन हो गया तो वाटर इम्पर्मिएबल बन जाएगा। यस तो किसी भी चीज का अपने अंदर से कंडक्शन नहीं करेगा, किसी भी सब्सटेंसेस को अलाउ नहीं करेगा अपने अंदर से जाने से। सैपवुड में कोई डिपोजिशन नहीं है तो ये आराम से कंडक्शन कर पाएगा, लेकिन हार्टवुड डू नॉट कंडक्ट वाटर, सिर्फ और सिर्फ मैकेनिकल सपोर्ट देने का काम करेगा। जबकि जो पेरिफेरल रीजन होता है सेकेंडरी जाइलम में, वो लाइटर इन कलर होता है, इसीलिए हम उसको सैपवुड बोल देता है। ये कंडक्शन वाटर मिनरल सबका करता है। क्लियर? Yes, ma'am. बहुत Yes, ma'am. कम ही क्वेश्चंस इस वाले रीजन से आते हैं। मैम लेंटिसल्स और स्टोमेटा, बेटा लेंटिसल्स स्टेम में पाए जाते हैं सबसे ज्यादा, और वो एपिडर्मिस के रप्चर होने से बनते हैं। वुडी प्लांट्स के अंदर ज्यादा पाए जाए। स्टोमेटास, स्टोमेटा ग्रीन होंगे, लीफ में पाए जाए। किसका था? ठीक है, यस मैम। Yes, ma'am. हमारा चैप्टर फिनिश। हम इसके एक और लेक्चर आपने ले रखे, वो आपने अपलोड कर दिया है ना? हाँ वो लेक्चर्स अपलोडेड है, मैं आपके ग्रुप में शेयर कर दूंगी, आज फ्री हो तो देख लेना बैठ के सब। यस मैम। मैम प्रॉपर बैच में कंप्लीट हो गया है ना ये चैप्टर? हाँ ये ड्रॉपर बैच में ये वाला चैप्टर डन। अब ड्रॉपर वालों की कल आई गेस बायो की क्लास नहीं होगी। वैसे आज आप लोगों के कृष्णकांत सर के साथ क्लास है ना, वो वाली शायद कैंसिल करा देंगे, क्योंकि 5 क्लासेस हो जाएंगे ना फिर आपकी, और 5 क्लासेस में थोड़ा आपको इशू आएगा।